इस वीडियो में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी न्यूरॉन्स की प्लास्टिसिटी। आपको पता है कि हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, हाँ, यानी तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स का बना होता है। जो स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, एक सेल, वो न्यूरॉन कहलाता है। अब न्यूरॉन्स की प्लास्टिसिटी यानी न्यूरॉन्स कितने प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक का मतलब यहाँ लचीलेपन से है। तो न्यूरॉन्स कितने लचीले होते हैं, यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्रिका तंत्र कैसे विकसित होता है। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप होता है, और अगले वीडियो में फिर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करेंगे डिटेल में, जहां हम देखेंगे कि अगर ब्रेन में डैमेज हो जाए तो किस तरह न्यूरॉन्स अपने लचीलेपन से चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, या किस हद तक जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं ब्रेन में डैमेज की वजह से उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, या वापस वो फंक्शंस फिर से लौट आए, इसका प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप कैसे होता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हमारा ब्रेन एक 3D स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और बहुत बड़ा कनेक्शन है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो कनेक्शंस हैं न्यूरॉन्स के, ये स्टैटिक हैं या स्थायी हैं, स्थिर हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन बहुत ही प्लास्टिक होता है, यानी बहुत लचीला होता है। इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, न सिर्फ इसकी संरचना में, यानी न्यूरॉन्स की संरचना में, उनके कनेक्शंस में एक दूसरे के साथ, बल्कि और भी चीजों में, उनके फंक्शंस में भी। और ये जो चेंजेस होते हैं, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। कुछ जेनेटिक इफेक्ट भी होता है, जो हमें जीन्स के थ्रू मिला हुआ है अपने पेरेंट्स से, उसकी वजह से भी संरचनाएं बदलती हैं, फंक्शंस बदलते हैं न्यूरॉन्स के। और एनवायरनमेंट की वजह से भी होता है, हमें कैसी परवरिश मिल रही है, किस तरह का माहौल मिल रहा है, उसका भी इफेक्ट आता है कि न्यूरॉन्स किस तरह से अपना स्ट्रक्चर या फंक्शन बदलेंगे। और ये बदलाव जो ब्रेन में होता रहता है लाइफ लॉन्ग, इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्योंकि हम न्यूरॉन्स के प्लास्टिक होने की, लचीला होने की बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को जब वो पैदा होते हैं और उनका ग्रोथ होता है तो उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, केयरिंग पेरेंट्स मिलते हैं, और काफी फैमिली सपोर्ट, कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता है, खाने पीने की पर्याप्त चीजें होती हैं। इसलिए आम लोगों में अगर हम देखना चाहेंगे कि जीवन के शुरुआती अनुभव कैसे रहे और उनका उसके ब्रेन पर कैसा प्रभाव पड़ा, तो हमें ऐसा नहीं दिख पाता है कोई एग्जाम्पल। लेकिन हम ये चीज समझ पाए कि हमारे एक्सपीरियंसेस का, हमारे अनुभवों का, हमारे डेवलपमेंट में, न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में, हमारे नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में क्या रोल है। इसके लिए हमें किसी ऐसे बच्चे की लाइफ देखनी पड़ेगी जिसके शुरुआती साल, बर्थ के बाद जो शुरुआती साल हैं, जो सबसे क्रिटिकल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य को प्रभावित करने के लिए। ऐसे बच्चे की हमें लाइफ देखनी पड़ेगी जिसको बहुत ही खराब एक्सपीरियंस मिला हो, या असामान्य तरह का वातावरण उसकी ग्रोथ के लिए मिला हो। ऐसा ही एक केस है जीनी का, जिसे हम अभी अगला देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि शुरुआती एक्सपीरियंसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। ये जीनी का केस है। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि जीनी असली नाम नहीं है उस महिला का जिसके बारे में ये स्टोरी दी गई है, ये एक काल्पनिक नाम है। जीनी 13 वर्ष की उम्र में इन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और जब इन्हें एडमिट किया गया तो इनकी हाइट सिर्फ 4 फीट 5 इंच थी, और वजन सिर्फ 28 किलोग्राम के आसपास। 13 वर्ष के बच्चे के लिए इतनी कम हाइट और वेट थोड़ा चिंताजनक है। वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती थी, वो कोई भी ठोस खाना नहीं खा सकती थी, और उनको अपने बॉडी के एक्सपल्शन पे या एक्सक्रीशन पे कोई कंट्रोल नहीं था, यानी कहीं भी छोटे बच्चे की तरह से, गोद वाले बच्चे की तरह से टॉयलेट और गंदगी कर दिया करती थी। 20 महीने की जब वो थी, उस समय से लेकर जीनी का ज्यादातर समय एक अंधेरे छोटे कमरे में बीता, जहां एक पॉटी से उनको बांध कर रखा गया था, ताकि जब भी उनको करना हो तो उसी पे बैठे बैठे ही कर ले। उनका कपड़ा भी अगर बात करें, कपड़े क्या पहनती थी, तो कोई कायदे के कपड़े नहीं थे, सिर्फ
कपड़े का बना हुआ एक बंधन था, कपड़े से जो बना था, जिससे उनको उस पॉटी से बांधे रखा जाता था, और इस तरह से कि वो सिर्फ अपना हाथ पैर थोड़ा बहुत हिला सकती थी। शाम के टाइम में कभी कभी उनको एक ढके हुए पालने टाइप स्ट्रक्चर में कभी कभी बाहर ले जाया जाता था। इनके पिता जो थे जीनी के, वो बिल्कुल भी आवाज बर्दाश्त नहीं करते थे, और जीनी अगर जरा भी आवाज करती तो उसको बहुत मारते थे। इनकी माँ जो कि लगभग अंधी थी, वो बताती हैं कि जीनी के पिता और उनके भाई शायद ही कभी जीनी से बात करते थे, हालांकि कभी कभी उस पर कुत्तों की तरह चिल्लाते थे। माँ को जीनी के साथ बस कुछ मिनट बिताने दिया जाता था हर दिन, जिसपे वो जीनी को बेबी फूड खिलाया करती थी, क्योंकि जीनी को कोई भी सॉलिड फूड खाने की मनाही थी। मतलब ये उनके पिता और भाइयों का इतना बंधन था कि उसे खाना नहीं देना है। जीनी का ऐसा बचपन उसके जीवन पर आगे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। जब हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई तो वो कोई भी आवाज नहीं करती थी, और उन्हें 13 वर्ष की उम्र में होके भी बोलने नहीं आता था, उन्हें भाषा नहीं आती थी। जीनी के बारे में जब पता चला, जब उन्हें इस परिस्थिति से निकाला गया, तो उस समय काफी शोर शराबा हुआ और काफी ध्यान दिया गया उन पर, और उनको ठीक करने की कोशिश की गई। पर जैसा कि आप देखते हैं कि न्यूज में कोई ऐसा केस आता है जो बहुत हैरत अंगेज हो, कुछ दिन बहुत सुर्खियों में रहता है और फिर गायब हो जाता है, वैसे ही कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद जीनी का केस कहाँ गायब हो गया, सब लोग भूल गए और आगे बढ़ गए अपनी जिंदगी में। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। जीनी को बचा लिए जाने के बाद उन्हें थोड़ा सा स्पेशल केयर दिया गया, कुछ प्रशिक्षण भी दिया गया, लेकिन उनका बिहेवियर पूरी तरह से कभी भी नॉर्मल नहीं हुआ। कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें लाइफ लॉन्ग लगी रही, जैसे वो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड के लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती थी, हमेशा शांति से अपना विरोध जताती थी, जैसे खुद को नोचना, काटना, थूकना, टॉयलेट कर देना, फिर उसको अपने ही बदन पर रगड़ना, ये सारी चीजें। वो बहुत आसानी से डर भी जाती थी, जैसे कुत्तों से या खाकी वर्दी पहने हुए लोगों से। वो चबा नहीं सकती थी, उन्हें चबाना नहीं आता था, और वो अगर बोलती भी थी तो बहुत थोड़ा, किसी तरह से टूटी फूटी चीजें बोल पाती थी। अभी जीनी वयस्कों के लिए जो रिटार्डेड होम्स होते हैं, जो मंदबुद्धि वयस्क हैं उनके रहने के लिए जो घर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां रह रही हैं। और ये केस जो हमने देखा, इससे साफ पता चलता है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में कैसा एक्सपीरियंस मिला, कैसा माहौल मिला, इससे पूरा जीवन प्रभावित होता है व्यक्ति का। न सिर्फ एक्सपीरियंसेस की वजह से, बल्कि उन एक्सपीरियंसेस से आपके ब्रेन में कुछ परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आगे की लाइफ बहुत दूभर हो जाती है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंट यानी न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट, हमारे तंत्रिका तंत्र का डेवलपमेंट किन चरणों में होता है। शुरुआत में जब एक जाइगोट बनता है, यानी जब एक ओवम और स्पर्म मिलते हैं, तो जाइगोट की संरचना होती है। ये जाइगोट दो भागों में फिर बढ़ जाता है और दो डॉटर सेल्स बनती हैं। डॉटर सेल्स नाम इसलिए दिया जाता है, सन सेल्स नहीं बोला जाता, क्योंकि डॉटर्स में ही प्रजनन की क्षमता होती है, महिलाएं ही प्रजनन करती हैं। तो ये डॉटर सेल्स जो दो होंगी, इन्हें डॉटर सेल्स नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सेल्स अभी आगे फिर अलग अलग डिवाइड होंगी और कई सारे सेल्स बनाएंगी। तो ये जो दो डॉटर सेल्स बनी एक जाइगोट के विभाजित होने से, ये फिर दोनों और टुकड़ों में बढ़ती हैं, तो 4 सेल्स हो जाती हैं, फिर ये 4/8 हो जाती हैं, और ऐसे करते करते पूरा सेल्स का कॉम्बिनेशन बनता है और बढ़ते बढ़ते पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। ये सेल मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, ये तो जाइगोट बनने के साथ साथ शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ 3 और चीजें होती हैं। पहली, कि जो सेल्स बन रहे हैं, इन्हें अलग अलग बनना होता है, इन्हें एक स्पेसिफिक टाइप का सेल बनना होता है, तो एक विभेद या एक डिफ्रेंसिएशन होना शुरू होता है। क्योंकि जो सेल्स बनेंगे, जितना भी पूरा ह्यूमन बीइंग बनेगा, उसमें एक प्रकार के सेल्स नहीं होते। कुछ मसल्स के सेल्स होंगे, मांसपेशियों के सेल्स, कुछ हड्डियों के सेल्स बनेंगे, कुछ ब्रेन के सेल्स यानी न्यूरॉन्स बनेंगे, कुछ ग्लायल सेल्स बनेंगे। इस तरह अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो डिवाइड हो के ढेर सारे सेल्स बन रहे हैं, ये सेल्स भी एक निश्चित टाइप के, एक निश्चित कैटेगरी के सेल्स बनना शुरू होते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन का भी प्रोसेस साथ साथ में होते रहता है। दूसरा स्टेप, कि जो सेल्स बन रहे हैं, उन्हें अपने निश्चित स्थान पर भी पहुंचना होता है।
सेल्स एक पॉइंट पर बन रहे हैं जहां ये जाइगोट डिवाइड हो रहा है और कई पार्ट्स में बट रहा है, और फिर सेल्स अलग अलग टाइप के बन रहे हैं, कोई ब्लड सेल बन रहा है, कोई मसल सेल बन रहा है। लेकिन ये जिस स्थान पे बने हैं वही नहीं रहेंगे, इन्हें यात्रा करनी होती है, ट्रैवल करना होता है, और जिस एरिया में स्थित है वहां जाना होता है। जैसे जहां पर ये सेल्स बने, मान लीजिए एक टाइप का सेल बना न्यूरॉन्स, तो ये न्यूरॉन्स बनने के बाद ट्रैवल करेंगे इंसान के मस्तिष्क वाले एरिया में, वहां पर जाएंगे और वहां जाके स्थित हो जाएंगे। तो एक पॉइंट पर बनती हैं ये सेल्स और वहां से अलग अलग बॉडी के हिस्से में जाकर स्थित हो जाती हैं। और तीसरा स्टेप कि ये सेल्स जो हैं जब इकट्ठे होने लगती हैं एक प्रकार की सेल से एक जगह, जैसे मान लीजिए ब्रेन के न्यूरॉन्स सब बन बन के ट्रैवल करके जाके मस्तिष्क में खोपड़ी के अंदर एक जगह एकत्र होने लगे, तो अब उन सबको एक दूसरे से जुड़ना भी होता है, जिनका एक तरह का फंक्शन होने वाला है, एक तरह का कार्य होने वाला है। ऐसी सेल्स एक साथ एक दूसरे से जुड़ती हैं ताकि जो फंक्शन उन्हें करना है वो ठीक से एक साथ मिलकर कर पाए। तो अब ये जो 3 स्टेप्स हैं डेवलपमेंट के, ये 5 चरणों के तहत होते हैं। ये 5 चरण हैं क्रम में। पहला, इंडक्शन ऑफ न्यूरल प्लेट। दूसरा, न्यूरल प्रोलिफरेशन। तीसरा, माइग्रेशन एंड एग्रीगेशन। चौथा, एक्सॉन ग्रोथ एंड साइनैप्स फॉर्मेशन। और पांचवा, न्यूरॉन डेथ एंड साइनैप्स रीअरेंजमेंट। ये पांचों स्टेप्स को हम एक एक करके आगे डिटेल में देखेंगे। जैसे ही एक एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ, यानी जाइगोट बनता है, ये जाइगोट टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट का मतलब है कि ये वैसा सेल है जो कि एक क्षमता रखता है कि ये किसी भी अन्य प्रकार का सेल बन सकता है आपके शरीर में। यही आगे डेवलप होके चाहे तो हड्डियों का सेल बन सकता है, ये स्किन का भी सेल बन सकता है, ये ब्रेन का सेल बन सकता है, ये हार्ट का सेल बन सकता है, यानी कोई भी टाइप का ये रूप ले सकता है। ऐसे सेल को बोलते हैं टोटीपोटेंट। पोटेंट मतलब क्षमता होता है, टोटी मतलब टोटलिटी, कुछ भी बन सकता है, कोई भी चीज बन सकता है। लेकिन लगभग 4 दिन के बाद, जब ये जाइगोट बना उसके लगभग 4 दिन बीत जाने के बाद, ये सेल्स जो नए बने, इनमें इनकी ये क्षमता, ये टोटीपोटेंट होने की क्षमता खत्म होने लगती है और ये स्पेशल टाइप के सेल्स की तरफ उनका रुझान हो जाता है, बनने लगते हैं। इस स्टेज पे जो नए सेल्स बनते हैं वो अब किसी भी प्रकार का सेल बन पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक से अधिक प्रकार का सेल बन सकते हैं। इसलिए इन्हें फिर कहा जाता है प्लूरीपोटेंट, मतलब क्षमता इनमें है प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से अधिक टाइप का सेल बनने की, पर सभी नहीं। जैसे टोटीपोटेंट था कि किसी भी प्रकार का सेल बॉडी में वो सेल डेवलप होके बन सकता है, ऐसा अब नहीं रह जाता। अब जो सेल्स हैं 4 दिन के बाद, जिस स्टेज पे सेल की संरचना है, ये इस तरह के सेल्स हैं कि ये एक से अधिक टाइप के कैटेगरी के सेल्स बन सकते हैं, लेकिन सबके बन जाए ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अब शुरुआत में ही कोई भी टाइप का सेल बॉडी में बन पा रहे थे, पर अब 4 दिन बाद अब ये थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइप के सेल्स हो जाएंगे। अब पता चला कि सिर्फ स्किन या बोन या ब्रेन के ही सेल्स बन सकते हैं, अब ये मसल के सेल्स नहीं बन सकते, अब ये किसी और तरह के सेल्स नहीं बन सकते, मतलब इनकी क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस स्टेज पे कहा जाता है कि सेल्स प्लूरीपोटेंट है। फिर जैसे जैसे ये एम्ब्रियो बन रहा है, जैसे जैसे ये बच्चा फॉर्म हो रहा है, सेल्स बढ़ती जा रही हैं, अब और विशिष्ट तरह की सेल्स बनना शुरू होती हैं। अब ये सेल्स जो है, ये सिर्फ किसी एक कैटेगरी की सेल्स बन सकती हैं, किसी एक टाइप की ही सेल्स बन सकती हैं। अब इन्हें कहते हैं मल्टीपोटेंट। जैसे मान लीजिए कि अब ये सिर्फ ब्रेन की ही सेल्स बन सकती हैं, कोई खास तरह की सेल्स सिर्फ ब्रेन की ही सेल्स बनेंगी, तो अब उन्हें कहा जाएगा कि ये मल्टीपोटेंट है। पर ब्रेन में भी एक प्रकार की सेल्स नहीं होती हैं, कई प्रकार की सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स हैं, ग्लाइया सेल्स हैं। तो अभी भी ये मल्टीपोटेंट है, ब्रेन की सेल्स ही बन सकती है, सिर्फ एक कैटेगरी में बट गई है कि ये वाली सिर्फ ब्रेन की सेल्स बनेंगी, ये वाली सिर्फ हार्ट की सेल्स बनेंगी। लेकिन अब इस एरिया में भी कई प्रकार के सेल्स हैं। जैसे ब्रेन की ही बात करें तो न्यूरॉन्स भी बन सकते हैं, ग्लायल सेल्स भी बन सकते हैं। तो अभी इनको कहा जाता है कि मल्टीपोटेंट है। उसके बाद और विशिष्ट हो जाती हैं ये चीजें, और सेल्स धीरे धीरे यूनिपोटेंट हो जाते हैं, मतलब सिर्फ एक और एक ही प्रकार का सेल वो बन सकते हैं। जैसे अब इसमें से भी कुछ विशिष्ट सेल्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स बन पाएंगे, या सिर्फ और सिर्फ ग्लाया सेल्स ही बन पाएंगे।
तो ये प्रोग्रेस होता है। इस तरह से सेल्स एक कॉमन जनरल टाइप का होते हुए उनका फंक्शन एकदम क्लासिफाई होते होते एक पर्टिकुलर फंक्शन के टाइप के ही सेल्स बन जाते हैं और वही काम सिर्फ करने लग जाते हैं। पहला फेज, इंडक्शन ऑफ द न्यूरल प्लेट। एक बार कंसेप्शन हो गया यानी गर्भधारण हो गया, उसके 3 हफ्तों बाद कुछ ऊतक यानी टिश्यूज दिखने शुरू हो जाते हैं, जिनको की पहचाना जा सकता है कि ये मानव का तंत्रिका तंत्र का निर्माण शुरू हो चुका है। ये सेल्स जो होते हैं इन्हें न्यूरल प्लेट कहा जाता है। जो हमारा बच्चा वो फॉर्म हो रहा है, जो एक मास ऑफ सेल्स है, गोल बॉल जैसा है सेल्स का, ये भी 3 सतहों में ये सेल्स होती है। बाहरी सतह जो होती है इस जाइगोट की, वो सतह को या एम्ब्रियो अब तो कहलाता है जब एक बार कंसेप्शन हो गया, तो एम्ब्रियो की बाहरी सतह सबसे बाहर वाली उसे एक्टोडर्म कहते हैं। उससे ठीक नीचे की सतह मीसोडर्म और सबसे अंदरूनी सतह को एंडोडर्म कहते हैं। और ये सारी सतहें आगे ग्रो करके विकसित होके अलग अलग हिस्सा बनेंगी बॉडी का। तो इसमें जो एक्टोडर्म वाला हिस्सा है यही न्यूरल प्लेट बनाता है, यानी एक्टोडर्म वाला हिस्सा ही आगे डेवलप होके पूरे ह्यूमन बींग्स का, या न सिर्फ ह्यूमन बींग्स का बल्कि सभी वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र बनेगा। वर्टिब्रेट्स यानी वो सारे जानवर, वो सारे जीव जिसमें इंसान भी शामिल है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इन सब में ही डेवलपमेंट का यही पैटर्न है कि बाहरी सतह जो है सेल्स की, जो एक्टोडर्म है, वो न्यूरल प्लेट बनाता है। अब ये न्यूरल प्लेट का निर्माण कैसे शुरू होता है? तो इसके ठीक नीचे की सतह जो है मीसोडर्म, उसमें से कुछ केमिकल सिग्नल्स निकलते हैं जिसके चलते फिर ये न्यूरल प्लेट बनती है। इसीलिए मीसोडर्म लेयर में वो जो सेल्स होती हैं जिनकी वजह से ये केमिकल सिग्नल निकलता है, उन्हें ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, क्योंकि वो चीजों का प्रबंधन कर रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि कैसे क्या बनना है। ये भी देखा गया है कि अगर कोई एक एम्ब्रियो है यानी जो भ्रूण है, उसके मीसोडर्म में से इन ऑर्गेनाइजर सेल्स को निकाल के दूसरे एम्ब्रियो के एक्टोडर्म के ठीक नीचे डाल दिया जाए, जहां पे वो होता है मीसोडर्म वाले एरिया में, तो उसकी चलते एक नया न्यूरल प्लेट बनने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि मीसोडर्म के केमिकल सिग्नल्स की वजह से ही न्यूरल प्लेट का निर्माण होता है। अब ये जो न्यूरल प्लेट के सेल्स हैं, ये बड़े खास तरह के सेल्स होते हैं। इन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या सिर्फ स्टेम सेल्स कहा जाता है। स्टेम सेल्स बहुत ही स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, और वो सेल्स जिन्हें स्टेम सेल्स हम कहते हैं, इन्हें स्टेम सेल्स कहने के लिए 2 क्राइटेरिया होता है। किसी भी सेल को अगर हम स्टेम सेल कह रहे हैं तो उसमें 2 विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, कि अगर इस सेल को एक सही पर्यावरण, सही वातावरण मिले, सही कंडीशन मिले, मतलब टेम्परेचर और बाकी चीजें सही मिले, जैसा कि लैब वगैरह में, प्रयोगशालाओं में किया जाता है जब सेल कल्चर मेंटेन किया जाता है, तो ऐसे सेल्स में असीम क्षमता होती है, अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है कि ये खुद को पुनर्जीवित करते रहते हैं और खुद को ही नयापन लाते रहते हैं, खुद रिन्यू होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। और दूसरा कि ये सेल्स प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट यानी ये सेल्स काफी सारे अलग अलग तरह के सेल्स में बढ़ सकते हैं या आगे डेवलप होके एक खास प्रकार का सेल बन सकते हैं। सभी प्रकार के सेल्स नहीं बन सकते, क्योंकि अगर वैसा बोले तो टोटीपोटेंट हो जाएगा, पर टोटीपोटेंसी तो 4 दिन में ही समाप्त हो जाती है। जैसे ही कंसेप्शन, जैसे ही एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, उसके 4 दिन बाद ही सेल्स टोटीपोटेंट नहीं रह जाते, फिर वो प्लूरीपोटेंट हो जाते हैं। और यहाँ हम कंसेप्शन के या गर्भधारण के 3 हफ्ते बाद की बात कर रहे हैं। तो सेल्स ये जो होते हैं स्टेम सेल्स, ये प्लूरीपोटेंट होते हैं, यानी ये बॉडी के किसी भी प्रकार के सेल में नहीं आगे डेवलप होंगे, पर ज्यादातर प्रकार के सेल्स ये बन सकते हैं। अब ये जो न्यूरल प्लेट डेवलप हो रहा है पर्सन में, ये न्यूरल प्लेट आगे चल के न्यूरल ट्यूब बन जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनना शुरू हुई, जो पिंक कलर जैसा या पर्पलिश दिखाया हुआ डायग्राम। फिर वो फोल्ड होना शुरू होता है, जिसकी वजह से नीचे एक न्यूरल ग्रूव बन रहा है, और यही न्यूरल ग्रूव फिर न्यूरल ट्यूब बन जाता है। न्यूरल ट्यूब जब सेल्स बनते हैं तो इनका फंक्शन और स्पेसिफिक हो जाता है, यानी अब ये प्लूरीपोटेंट नहीं रह गए,
अब ये खास तरह का फंक्शन ही कर पाएंगे, यानी मल्टीपोटेंट और धीरे धीरे यूनिपोटेंट हो जाते हैं। एक समय में ये समझा जाता था कि जो ब्रेन के सेल्स बनना शुरू होते हैं इस समय, वो पहले से तय होते हैं कि वो तो आगे चल के या न्यूरॉन्स बनेंगे या ग्लायल सेल्स बनेंगे, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में दो ही मुख्य प्रकार की सेल्स हैं, न्यूरॉन्स या ग्लायल सेल्स। तो ये माना जाता था कि इस स्टेज पे जो सेल्स बनना शुरू हो रहे हैं, ये आगे चल के मैच्योर होके या तो न्यूरॉन्स बनेंगे या ग्लायल सेल्स बनेंगे। पर आगे और जब डेवलपमेंट हुआ और तरह के अध्ययन हुए, तो ये बात सामने आई कि नहीं, ये बात सही नहीं है। इस स्टेज पे कुछ डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि कई सारे न्यूरॉन्स खुद ग्लायल सेल्स से बनते हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि जो स्टेम सेल्स हैं, उनमें ये असीम क्षमता आती कहाँ से है कि बार बार नए सेल्स बनाते रहते हैं। अगर सही माहौल दिया जाए, सही एनवायरमेंटल कंडीशंस दी जाए, सही टेम्परेचर वगैरह दिया जाए, तो ये स्टेम सेल्स लगातार नई नई सेल्स बनाती जाती, मल्टीप्लाई करती ही जाती हैं, कभी नहीं रुकेगी। पर ये थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से, रियल में ये हो नहीं पाता है। कुछ ना कुछ ऐसी एरर आ जाती है कि ये चीज नहीं कंटिन्यू हो पाती है। पर इसमें क्षमता है, स्टेम सेल में क्षमता है कि अगर सही कंडीशंस मिले तो ये अनलिमिटेड, असीम समय तक ये मल्टीप्लाई करती जाएगी, नई सेल्स बनाती जाएगी। और ये कैसे कर पाती है? तो इसका कारण ये है कि एक स्टेम सेल जब दो में बढ़ती है, तो जो ये दो डॉटर सेल्स बन रही हैं, इसमें से एक सेल किसी टाइप का बॉडी सेल बन जाता है आगे चल के, चाहे हार्ट का सेल बन गया, चाहे लंग्स का बन गया, चाहे स्किन का बन गया, किसी भी एक प्रकार का बॉडी का सेल बन जाएगा। और दूसरा जो पार्ट होता है वो एक स्टेम सेल होता है। तो अब ये स्टेम सेल फिर दो भागों में डिवाइड होगा, जिसमें कि एक भाग बॉडी का कोई सेल बन जाएगा और दूसरा भाग फिर एक स्टेम सेल होता है, वो फिर डिवाइड होगा। इसीलिए इसके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, असीम क्षमता होती है कि स्टेम सेल्स मल्टीप्लाई करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, रुकता नहीं है प्रोसेस। और इसकी इस क्षमता की वजह से कि ये आगे चल के कोई भी नया सेल बन सकता है, क्योंकि ये प्लूरीपोटेंट होते हैं स्टेम सेल्स, खोज जारी है कि किस तरह इसके इस कैरेक्टरिस्टिक का फायदा उठाया जाए मेडिकल साइंस में और कई तरह की बीमारियां ठीक करने में। अब जैसे आप यहाँ फिगर 1 में देख पा रहे हैं, इसमें न्यूरल प्लेट पहले फोल्ड होना शुरू होता है और फोल्ड होते होते एक न्यूरल ग्रूव बना रहा है, जो सेकंड वाले बीच वाले पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। और न्यूरल ग्रूव फिर आगे जाके मिल जाते हैं और न्यूरल ट्यूब का निर्माण करते हैं, जैसा लास्ट में आपको दिख रहा है। अब ये न्यूरल ट्यूब में भी आप देखिए दो तरह का शेड दिखाया हुआ है, इनसाइड में ब्लूइश कलर का दिखाया है और बाहरी बॉर्डर इसका ग्रीन दिखाया हुआ है। ये अंतर बताने के लिए कि ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। अंदर का पार्ट सेंट्रल कैनाल जिसको लेबल किया हुआ है, यही आगे चल के आपका स्पाइनल कैनाल या स्पाइनल कॉर्ड बनता है, और बाकी का हिस्सा इसका वेंट्रिकल्स बनते हैं, जो आपके सिर में वेंट्रिकल्स होते हैं, दो लेटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल। ये सारी चीजों का निर्माण इस अंदर वाले पोर्शन से होता है, जब ये और ग्रो करेगा और हमारा तंत्रिका तंत्र प्रॉपरली बनना शुरू होगा। गर्भधारण के 40 दिन बाद इसके अगले हिस्से में, जो न्यूरल ट्यूब है उसके अगले हिस्से में 3 तरह की स्वेलिंग या सूजन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। ये तीनों स्वेलिंग आगे बढ़कर और डेवलप होकर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बनाएंगी। जो आपको पता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र में हमारा दो चीज आती है तंत्रिका तंत्र में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तो वो सेंट्रल कैनाल वाला हिस्सा जो है वो बनाता है, और ब्रेन इस न्यूरल ट्यूब का अगला हिस्सा जो होगा वो 3 स्वेलिंग बनती है, वो ब्रेन के तीनों हिस्से बनाती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में दूसरा फेज जो आता है उसे हम कहते हैं न्यूरल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन वर्ड का मतलब है कि संख्या में बढ़ना। तो एक बार जब न्यूरल ग्रूव क्लोज होके एक न्यूरल ट्यूब बना लेता है, जैसा हमने पिछले डायग्राम में देखा, तो ये सेल्स जो होती है ट्यूब की, ये प्रोलिफरेट करने लगती है, यानी संख्या में तेजी से बढ़ने लगती हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन्स हैं जो बढ़ रहे हैं, ब्रेन का एरिया है और उसके सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं यानी संख्या में बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है न्यूरल प्रोलिफरेशन। अब ये जो काम हो रहा है यानी सेल्स का बढ़ना, अपनी संख्या बढ़ाना,
ये बिल्कुल एक साथ या एक समान रूप से हर हिस्से में नहीं होता है इस ट्यूब के, यानी न्यूरल ट्यूब के। कुछ हिस्से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, वहां के सेल्स की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ती है, कुछ की कम बढ़ती है। और इसी के चलते ब्रेन का एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, जो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे इंसानी ब्रेन का एक अपना शेप होता है, बंदर के ब्रेन का एक अलग तरह का शेप आना शुरू होगा, एक चूहे का ब्रेन एक अलग तरह का बनना शुरू होगा। तो जो भी स्पीशीज की हम बात करें, उनका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखना शुरू होता है, वो इसी वजह से, क्योंकि न्यूरल प्रोलिफरेशन स्टेज में हर जगह के सेल्स एक साथ और एक ही मात्रा में बढ़ना नहीं शुरू होते हैं, कहीं के ज्यादा बढ़ते हैं, कहीं के कम बढ़ते हैं, और उसके हिसाब से फिर ब्रेन का एक निश्चित आकार सा बनने लगता है। ज्यादातर सेल्स जो बढ़ते हैं, यानी सेल्स डिवाइड कर करके ही बढ़ते हैं, एक का दो, दो का चार होते हुए। तो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस न्यूरल ट्यूब में सबसे ज्यादा वेंट्रिकुलर जोन में होता है। वेंट्रिकल्स के पास वाला जो हिस्सा होता है, इसलिए इसको वेंट्रिकुलर जोन बोल रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और ये डेवलपमेंट जो हो रहा है अलग अलग पार्ट्स में न्यूरल ट्यूब के, किस गति से होगा, कितना होगा, कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, कहाँ ज्यादा सेल्स बनेंगी, कहाँ कम बनेंगी, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये केमिकल सिग्नल से कंट्रोल हो रहा है, जो कि न्यूरल ट्यूब के दो ऑर्गेनाइजर एरिया से आता है। एक को कहते हैं रूफ प्लेट, दूसरे को कहते हैं फ्लोर प्लेट। रूफ प्लेट क्योंकि ये ऊपरी हिस्से में है, तो जैसे आप जानते हैं छत घर में ऊपर की तरफ होती है, रूफ ऊपर होती है, फ्लोर जमीन नीचे होती है, तो इसीलिए इसका एरिया जहां ये लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग नाम हुआ रूफ प्लेट और फ्लोर प्लेट। यहां से ही कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो ये सिग्नल देते हैं कि न्यूरल ट्यूब के कौन से हिस्से में सेल्स कितनी तेजी से, कितनी गति से और किस संख्या में बढ़ेंगे। तीसरा फेज आता है माइग्रेशन एंड एग्रीगेशन। शुरुआत में भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि एक बार सेल्स बन जाते हैं तो बनने के बाद वो उसी स्थान पर नहीं रहते, वो जिस प्रकार के सेल होते हैं बॉडी के उस एरिया में जाना शुरू करते हैं और वहां जाके स्थित हो जाते हैं। तो यही स्टेज है, तीसरा स्टेज, जिसे कहते हैं माइग्रेशन एंड एग्रीगेशन। माइग्रेशन मतलब यात्रा करना, अलग अलग हिस्सों में जाना, और एग्रीगेशन माने कलेक्ट होना, यानी एक प्रकार के सेल्स, एक पर्टिकुलर संरचना वाले सेल्स या एक तरह का कार्य करने वाले सेल्स एग्रीगेट या एकजुट होते हैं। तो माइग्रेशन में क्या होता है कि जब सेल्स एक बार न्यूरल ट्यूब में जो बन रहे थे वेंट्रिकुलर जोन में, ये जब बन जाते हैं तो अपने सही टारगेट पर ये जाना शुरू करते हैं। अब इस माइग्रेशन की प्रक्रिया में सेल्स ऐसा नहीं होता कि पूरे परिपक्व बन चुके होते हैं, अभी वो अपरिपक्व ही होते हैं, उसमें कई सारी चीजें नहीं होती हैं। जैसे एक पूरा परिपक्व सेल जो होता है, न्यूरॉन जो होता है, उसमें आपको जो पार्ट्स दिखेंगे कि डेंड्राइट्स है और एक्सॉन है, ये सारी चीजें अभी नहीं दिखाई देती हैं इसमें, ये अभी नहीं डेवलप हुई होती हैं। और ये माइग्रेशन जो होता है ये कब होगा, इसको तय करने के लिए दो फैक्टर्स काम करते हैं, टाइम और लोकेशन, समय और स्थान, कि इन सेल्स को किस समय जाना है और कहां पे माइग्रेट करना है, किस लोकेशन पे पहुंचना है। ट्यूब के किसी भी हिस्से में जो न्यूरॉन्स बनते हैं, वो न्यूरॉन्स एक निश्चित समय पे बनना शुरू होते हैं, और जो उसके प्रकार है, एक खास तरह के न्यूरॉन्स हैं या एक न्यूरॉन्स का सब टाइप है, ये सारे एक साथ बनते हैं कई सारे, और फिर एक साथ ये माइग्रेट करना शुरू करते हैं जहां इन्हें पहुंचना है। अब दिशा की बात करें कि किस दिशा में माइग्रेशन होता है, तो ये दो प्रकार की होती है, जैसे आपको फिगर 2 में दिखाया जा रहा है, रेडियल माइग्रेशन और टेंजेंशियल माइग्रेशन। पहले रेडियल माइग्रेशन समझते हैं। आप सेंटर में इसमें इस न्यूरल ट्यूब में देख पा रहे हैं, एक लाइट ब्लू कलर का एरिया दिखाया गया है, ये वो हिस्सा है, ये वेंट्रिकुलर जोन है न्यूरल ट्यूब का, जहां पर नए सेल्स बन रहे हैं तेजी से। अब जब सेल्स यहां बन जाते हैं तो ये रेडियल माइग्रेशन शो करते हैं, यानी वहां से लेके न्यूरल ट्यूब के बाउंड्री के एरिया तक जाना शुरू करते हैं, जैसा यहाँ ब्लू एरो से दिखाया है। रेडियल माइग्रेशन नाम क्यों है? क्योंकि रेडियस की दिशा में जाते हैं, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। आप जानते हैं कोई सर्कल होता है, उसके सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी बॉर्डर पर अगर रेखा आप खींचिए तो उसको रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं। तो ये त्रिज्या की दिशा में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए रेडियल माइग्रेशन इसको बोलते हैं। तो कुछ सेल्स तो इस तरह से जाते हैं, बाकी तरह के सेल्स टेंजेंशियल माइग्रेशन दिखा सकते हैं, यानी जिस दिशा में रेडियल माइग्रेशन हो रहा है
उसके ठीक 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर बाकी सेल्स जाना शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पे इस फिगर में आपको रेड कलर के एरोज से दिखाया गया है। ज्यादातर प्रकार के सेल्स इन दोनों तरह का माइग्रेशन दिखाते हैं। कुछ सेल्स रेडियल माइग्रेशन भी दिखाएंगे, कुछ टेंजेंशियल भी दिखाएंगे। और इसकी मदद से जो वेंट्रिकुलर जोन में सब सेल्स बन रहे हैं, ये अपने अपने निश्चित स्थान पर पहुंचना शुरू करते हैं। ये डेवलपिंग सेल्स जब माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेट करने का भी दो तरीका होता है। एक को कहते हैं सोमल ट्रांसलोकेशन। ये दोनों तरह के सेल्स में पाया जाता है, वो सेल्स भी जो रेडियल माइग्रेशन कर रहे हैं और वो सेल्स भी जो टेंजेंशियल माइग्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल है उसमें से एक सिरा बाहर निकलता है, एक एक्सटेंशन जैसा निकलता है, जैसा आप दाईं तरफ पिक्चर में देख पा रहे हैं। और ये सिरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये एक तरह से सेंसर की जैसे होता है। ये अपने आसपास के पर्यावरण से सिग्नल लेता रहता है कि कहीं बढ़ने का रास्ता किस दिशा में है, कहीं कहीं से अवरोध या गतिरोध तो नहीं हो रहा है। जैसे एक कॉकरोच जब चलता है, उसके एंटीना घूमते रहते हैं और उसके आधार पर वो समझता है कि किधर कोई दीवार है वहां नहीं जाना है, किधर खाली जगह है वहां बढ़ना है। उसी तरह से ये सिरा जो निकलता है, जो एक्सटेंशन होता है, ये अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट की छानबीन करता है कि किधर दिशा सही है बढ़ने के लिए, किस एरिया में, किस दिशा में हमें आगे जाना है। और जब ये बढ़ता है तो कुछ दूर तक बढ़ लेने के बाद फिर जो सेल बॉडी नीचे होती है वो उसी रास्ते से चढ़ जाती है ऊपर, और फिर ये आगे बढ़ना शुरू करता है। फिर सेल बॉडी नीचे से और ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, जैसे कोई केचुआ चलता हो कि कुछ पोर्शन आगे बढ़ता है, फिर पीछे की बॉडी आगे खींच लेता है, फिर आगे बढ़ता है और पीछे की बॉडी आगे खींच लेता है और इस तरह से मूवमेंट करता है। लगभग उसी तरह से सोमल ट्रांसलोकेशन में मूवमेंट होता है सेल्स का। दूसरा मेथड जो है माइग्रेशन का, उसे कहते हैं ग्लाया मीडिएटेड माइग्रेशन। ये सिर्फ वही सेल्स करते हैं जो रेडियल माइग्रेशन शो कर रहे हैं, टेंजेंशियल वाले नहीं करते हैं। ये मेथड जो है ग्लाया मीडिएटेड नाम इसलिए क्योंकि ग्लाया सेल्स जो होते हैं उनकी मदद से ये होता है। तो एक बार जब न्यूरल ट्यूब में न्यूरल प्रोलिफरेशन वाला स्टेज होने लगता है तो न्यूरल ट्यूब की दीवारें थोड़ी मोटी सी होने लगती हैं और वहां पे एक टेम्पररी नेटवर्क बन जाता है ग्लायल सेल्स का, जैसे आपको निचले पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ये जो व्हाइट कलर की धारियां जैसी दिख रही हैं, ये रेडियल ग्लायल सेल्स बन गई हैं। अब इन्हीं की सहायता से जो हमारा सेल बन रहा है नया, वो इस पर चढ़ते हुए अपनी सही दिशा में माइग्रेट करेगा। पर ये ध्यान रखिए कि सिर्फ रेडियल माइग्रेशन जो सेल्स कर रहे होते हैं वही इस विधि से करते हैं, जबकि सोमल ट्रांसलोकेशन दोनों तरह के सेल्स करते हैं, वो भी जो रेडियल दिशा में माइग्रेट कर रहे हैं, वो भी जो टेंजेंशियल माइग्रेशन शो कर रहे हैं। इस शताब्दी की शुरुआत तक ऐसा माना जाता था कि रेडियल ग्लाइल सेल्स का काम सिर्फ ये है कि जो नए न्यूरॉन्स या सेल्स बन रहे हैं जिनको रेडियल दिशा में माइग्रेट करना है, उनके लिए रास्ता देना, जैसा अभी हमने देखा। लेकिन आगे चल के फिर ये पता चला कि ऐसा नहीं है। इन्हीं में से कुछ रेडियल ग्लाइल सेल्स आगे चल के न्यूरॉन्स भी बन जाते हैं। और ये जो डिस्कवरी हुई, ये जो खोज हुई कि न्यूरॉन्स ग्लाइल सेल्स से भी बन सकते हैं, इससे फिर ग्लाइल सेल्स पे भी बहुत अध्ययन होने लगे और उस पर ध्यान दिया जाने लगा। कुछ तरह के ग्लाइल सेल्स प्लूरीपोटेंट होते हैं, पर ज्यादातर एक निश्चित फंक्शन के लिए ही बने होते हैं और उसी तरह के सेल में डेवलप करते हैं। कई सारे रिसर्च ने ये दिखाया है कि जो माइग्रेशन होता है सेल्स का न्यूरल ट्यूब से, वो कॉर्टेक्स में यानी हमारे ह्यूमन ब्रेन में किस तरह से होता है। ये देखा गया है कि जो हमारे ब्रेन के अंदरूनी सेल्स है, अंदर के हिस्से में है, जो सतह पर नहीं है, वो पहले बनते हैं और उसके बाद जो नए सेल्स उसके आगे बनते हैं वो जाके बाहरी लेयर्स की तरफ बनना शुरू होते हैं। मतलब सबसे अंदरूनी सेल्स पहले बनेंगे, उसके बाद उसके ऊपर वाले, उसके बाद उसके बाहरी, और इस तरह से पूरा ब्रेन फिर बनता है। इसको इनसाइड आउट पैटर्न कहते हैं, अंदर से बाहर की ओर बढ़ते हुए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर सेल्स रेडियल माइग्रेशन करते हैं, तो पहले अंदरूनी हिस्सा बनेगा न्यूरल ट्यूब का, उसके बाद सेल्स बाहरी तरफ त्रिज्या की दिशा में बढ़ते हुए आगे जाके सेटल हो जाते हैं। कई जो हमारे कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, पहले ऐसा समझा जाता था कि काफी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है इनके डेवलप होने का,
काफी सारे सेल्स जो होते हैं वो टेंजेंशियल माइग्रेशन करते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, पर प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन का क्या पैटर्न होगा ये सेम नहीं है हमारे पूरे ब्रेन में या पूरे कॉर्टेक्स के एरिया में। कॉर्टेक्स यानी बाहरी सरफेस जो हमारे ब्रेन का है, ये अलग अलग एरिया में, कॉर्टेक्स के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार का पैटर्न दिखाता है कि टेंजेंशियल माइग्रेशन होगा या रेडियल माइग्रेशन होगा या दोनों ही होगा, किस तरह का न्यूरल प्रोलिफरेशन वहां होगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि किस कॉर्टेक्स के हिस्से की बात हो रही है। हर हिस्से में अलग तरह से ये होता है। फिगर 1 को एक बार फिर रिविजिट करते हैं और इसमें ध्यान देते हैं लास्ट वाली पिक्चर पे, जहां पर आपको न्यूरल ट्यूब दिख रहा है और उसके ऊपर एक न्यूरल क्रेस्ट दिखाया गया है। न्यूरल क्रेस्ट न्यूरल ट्यूब के ऊपर स्थित होता है और न्यूरल ट्यूब जब बढ़ता है, मल्टीप्लाई करता है, उसकी सेल्स बनने लगती हैं, तो उन सेल्स के कुछ हिस्से, कुछ टुकड़े टूट जाते हैं और वो टूटकर न्यूरल क्रेस्ट बन जाते हैं। न्यूरल क्रेस्ट के जो सेल्स होते हैं ये न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स बनाते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसलिए इन सेल्स को बहुत लंबी लंबी दिशा तय करनी होती है, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक जाना होता है। आपको पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है, हमारा तंत्रिका तंत्र, ये दो मुख्य भागों में बटा हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। उसके अलावा जितने भी हमारे तंत्रिका तंत्र के हिस्से हैं हाथ पैरों में हर जगह, ये सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेल्स को काफी लंबी दिशा तय करनी पड़ती है, जहां से वो बन रहे हैं वहां से काफी लंबा डिस्टेंस कवर करके उन्हें पहुंचना पड़ता है। और कई सारे केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं साथ साथ में जो इसमें मदद करते हैं। जो भी, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हों चाहे पेरिफेरल, एक बार बनने के बाद जब उन्हें अपने नियत स्थान पर पहुंचना होता है तो ये केमिकल्स ही उनकी मदद करते हैं। केमिकल्स या तो उनको अपनी दिशा में आकर्षित करते हैं या उनको वहां से हटाते हैं, रिपेल करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इनकी सही दिशा क्या है, कौन सा डायरेक्शन लेना है और कहां पर पहुंचना है। और जब तक सारे न्यूरॉन्स, सारे इस तरह के सेल्स अपने नियत स्थान पे नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारा नर्वस सिस्टम सही प्रकार से काम करना शुरू नहीं कर सकता। इन सेल्स के माइग्रेशन के बारे में तो हमने देख लिया। अब बात आती है इनके एग्रीगेशन की, यानी एक समान कार्य करने वाले या एक संरचना वाले सेल्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये प्रक्रिया एग्रीगेशन कहलाती है और माइग्रेशन और एग्रीगेशन दोनों में ही एक खास तरह की चीज इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। ये खास तरह के कण होते हैं जो कि सेल्स के एडहेशन के लिए काम करते हैं। एडहेशन मतलब चिपकना या जुड़ना। तो ये मॉलिक्यूल्स सेल्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं और ये मॉलिक्यूल्स सभी न्यूरॉन्स और अन्य प्रकार के सेल्स की सतह पर पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ऊपरी सतह है वो मान लीजिए एक सेल का सतह है या सरफेस है और निचला जो है वो दूसरे सेल का सरफेस है। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे? अगर इन्हें साथ में कार्य करना है या इनकी संरचना भी एक तरह की है और इन सेल्स को मिलकर कोई पोर्शन बनाना है, तो इन्हें कनेक्ट होना पड़ेगा एक दूसरे से, ताकि ये चीजों का और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान आपस में कर पाए। तो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स इसमें मदद करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सेल्स में एक गैप जंक्शन है। जो गैप होता है सेल्स के बीच में, वो पॉइंट जहां से ये सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। ये गैप्स जो होते हैं वो पतले पतले ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसे कनेक्शन कहते हैं, उसके माध्यम से जुड़े होते हैं। कनेक्शन देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है जो घेरे में है, और उसकी मदद से ये आपस में सामान एक तरफ से दूसरी तरफ एक्सचेंज कर रहे हैं। गैप जंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइग्रेशन में और एग्रीगेशन में और न्यूरो डेवलपमेंट के अन्य एस्पेक्ट्स में भी। अब बात करते हैं एक्सॉन की ग्रोथ और साइनैप्स फॉर्मेशन की। एक बार न्यूरॉन्स अपने नियत जगह पर पहुंच गए और उन्होंने अपने जैसे और न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बैठा लिया, उसके बाद इन सारे न्यूरॉन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होना शुरू होता है। याद रखिए ये सेल्स जब बने थे तभी अपरिपक्व थे, यानी इनके सारे पार्ट्स डेवलप नहीं हुए थे। अब वो डेवलप होना शुरू होते हैं।
यानी इनके एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स बनना शुरू होते हैं। जो भी एक्सॉन होता है और डेंड्राइट्स बनते हैं, इनमें एक अमीबा की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे ग्रोथ कोन कहते हैं। जैसा आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो ये सिरे हैं, एक्सॉन्स हैं, ये लंबी लंबी जो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, और उसके अंत में जो रेड कलर का दिख रहा है उंगलियों जैसा हिस्सा, ये होता है फाइलोपोडिया। इसे ही ग्रोथ कोन कहते हैं। ग्रोथ कोन में ये उंगलियों जैसी संरचनाएं जो हैं, ये फाइलोपोडिया कहलाती हैं, जो कि सही रास्ता देखती हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स और न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से कनेक्ट होते हैं सिनैप्स पर। तो सिनैप्स पर पहुंचेंगे कैसे, वो दिशा कैसे समझ में आएगी, किस दिशा में पहुंचना है, तो उसके लिए ये फाइलोपोडिया, ये जो पतली उंगलियां जैसी चीजें अंत में दिख रही हैं, ये आगे बढ़ती हैं, फिर खुद को पीछे खींचती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, पीछे खींचती हैं। एक तरह से ये मुआयना करती हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट का कि कौन सी दिशा सही है, किधर पहुंचना है। पर क्या चीज का मुआयना करती हैं, कैसे पता चलता है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ वहां पे फिजिकल अवरोध है कि हाँ वहां पर दीवार है, वहां नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए स्पेरी नाम के एक रिसर्चर ने एक कीमो एफिनिटी हाइपोथेसिस दी है कि इसके अनुसार न्यूरॉन्स का एक्सॉन वाला हिस्सा जो होता है वो डेवलप होता है। इन्होंने बताया कि ये जो एक्सॉन एक सेल का डेवलप हो रहा है, उसको दूसरे सेल से जाके कनेक्ट होना है साइनैप्स पे, वो कैसे उस सही सेल के पास पहुंचेगा, इसके लिए जो दूसरा सेल होता है जिसके पास इस एक्सॉन को पहुंचना है, वो सेल कुछ केमिकल्स निकालता है, और ये केमिकल्स इन एक्सॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे इन एक्सॉन्स को सही दिशा पता चलती है कि नहीं किस दूसरे सेल के पास पहुंचना है। और रिसर्चर्स ने अब कई तरह के इस तरह के केमिकल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक सेल के द्वारा, यानी वो सेल जिस तक पहला सेल पहुंचना चाह रहा है, उसके एक्सॉन्स पहुंचना चाह रहे हैं, और वो सेल्स जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स हैं, वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, उनकी मदद से ये एक्सॉन्स उस दिशा में खींचे चले आते हैं। इसीलिए इसका नाम है कीमो एफिनिटी हाइपोथेसिस। कीमो केमिकल के लिए, एफिनिटी मतलब आकर्षित करना। तो कीमो एफिनिटी हाइपोथेसिस के चलते एक्सॉन्स का विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। कीमो एफिनिटी हाइपोथेसिस तो एक्सप्लेन करती है कि एक्सॉन का ग्रोथ कैसे होता है, लेकिन ये एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि कभी कभी कुछ एक्सॉन्स जिन्हें दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचना है, वो बहुत ही टेढ़ा घूमा फिरा हुआ रास्ता लेते हैं। डायरेक्ट जा सकते हैं, पर डायरेक्ट जाने की बजाय वही टेढ़ा घूमा फिरा हुआ रास्ता लेकर वहां पर पहुंचते हैं। और ये चीज सिर्फ एक जानवर में, एक स्पीशीज में दिखाई दे ऐसा नहीं है, सब में ऐसा दिखाई देता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये चीज कीमो एफिनिटी हाइपोथेसिस नहीं समझा पाती। तो इसको हाइपोथेसिस को थोड़ा रिवाइज किया गया, थोड़ा और बेहतर किया गया, और इसमें फिर बताया गया कि कोई एक केमिकल नहीं होता है जिसकी वजह से एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की तरफ खींचा चला जाता है। ये कई सारे केमिकल्स होते हैं जो रास्ते में अलग अलग हिस्से में मिलते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यूरल माइग्रेशन की जब बात की थी, टेंजेंशियल और रेडियल वाला, तो हमने देखा था कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो बताते रहते हैं, या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या बाधा और गतिरोध पैदा करते हैं, जिससे जो नए न्यूरॉन्स हैं उन्हें दिशा मिलती है कि किस दिशा में हमें बढ़ना है। ठीक वैसे ही इस केस में भी कोई एक केमिकल नहीं होता है, कई सारे केमिकल्स होते हैं जो या तो एक निश्चित दिशा में अट्रैक्ट करते हैं या अपने रास्ते से उसको हटाते हैं। इन दोनों की मदद से ये बढ़ते हुए एक्सॉन्स अपना रास्ता बना लेते हैं कि किस दिशा से होकर, कहां से घूमकर, कितना मुड़कर हमें मेन जो दूसरा न्यूरॉन है वहां तक पहुंचना है। अब ये जो गाइडेंस मॉलिक्यूल्स हैं जो गाइड कर रहे हैं कि कहाँ पहुंचना है, ये न्यूरॉन्स को गाइड तो करते ही हैं, लेकिन एक और चीज देखी गई है कि अगर पहला कोई एक्सॉन है जो एक निश्चित दिशा में एक न्यूरॉन की तरफ बढ़ रहा है, वो पहला एक्सॉन, उसको तो दिशा जाननी है, तो उसको ये सब केमिकल्स गाइड करते हैं। पर उस एक्सॉन के बाद, जिसे पाइनियर ग्रोथ कोन्स भी कहते हैं या पाइनियर एक्सॉन कहते हैं अगर सिर्फ एक्सॉन की बात करें, तो उसके बाद जो दूसरे एक्सॉन उसी रास्ते से आ रहे हैं और उसी सेल के पास पहुंचना है, वो पहले वाले का ही रास्ता फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं। उन्हें फिर केमिकल सिग्नल की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं,
पहला जो पाइनियर एक्सॉन है वो आगे बढ़ रहा है, उसे इस हरी पट्टी पे मान लीजिए वहां पर उसका लक्ष्य है, वो गोल है, वहां डेस्टिनेशन है, वहां पहुंचना है। तो अब ये जो आगे बढ़ रहा है उसके अंत में आपको जितनी सब फिंगर्स या फाइलोपोडिया दिख रहे हैं, ये केमिकल्स को सेंस करके, केमिकल्स को भाप के उसके हिसाब से दिशा लेके सही जगह पहुंचेगा। पर एक बार वो पहुंच गया तो उसके बाद जो एक्सॉन्स वही दिशा लेकर आ रहे हैं, जिनको फॉलोअर एक्सॉन्स कह सकते हैं, वो फिर केमिकल सिग्नल की मदद नहीं देखेंगे, वो जो पहले एक्सॉन ने रास्ता बना दिया उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आ जाएंगे। उसी तरह से आप नीचे सबसे लास्ट पिक्चर में देख रहे हैं, तीसरा भी ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, तीसरा एक्सॉन भी आ रहा है, वो भी वही रास्ता फॉलो करते हुए आ रहा है। तो कोई भी बढ़ता हुआ एक्सॉन जो है वो पहले जो रास्ता बन चुका है वहां से दूसरे एक्सॉन गुजर चुके हैं उसी के प्रकार वाले, उसी रास्ते को चुनता है। और इस प्रक्रिया को फैसिकुलेशन कहा जाता है, यानी किसी नए बढ़ते हुए एक्सॉन की ये चेष्टा कि वो वही रास्ता फॉलो करे जहां पे उसके तरह के पहले एक्सॉन्स वो रास्ता फॉलो करके गए हैं। कीमो एफिनिटी हाइपोथेसिस की तरह एक टोपोग्राफिक ग्रेडियंट हाइपोथेसिस भी दी गई है, जो ये बताती है कि एक्सॉन कैसे ग्रो करके अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। इसके अनुसार अगर एक्सॉन किसी एक सरफेस, जैसे मान लीजिए रेटिना से होकर किसी दूसरे सरफेस की तरफ जा रहा है, जैसे ऑप्टिक टेक्टम, तो कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स उसको मिलते हैं, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते हुए जाता है। और इसको गाइडेंस जो मिलता है किस दिशा में बढ़ना है, ये दो तरह के इंटरसेक्टिंग सिग्नल से मिलता है। एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडियंट कि क्या हिस्सा आगे है क्या पीछे है, इसका सिग्नल उसको मिलता है, और मीडियल लेटरल ग्रेडियंट कि बीच का हिस्सा कौन है और बाहरी हिस्सा कौन है सेल का, उसके हिसाब से जाके उस सेल से वो जुड़ता है। इसीलिए एकदम सामने सामने सेल्स जुड़ते हैं, आगे पीछे टेढ़े मेढ़े ओवरलैपिंग तरह से नहीं कनेक्ट होते हैं। अगली चीज साइनैप्स फॉर्मेशन। साइनैप्स कैसे बनता है? तो जैसा यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, जो बीच का गैप है दो सेल्स के बीच में, यही साइनैप्स कहलाता है। एक्चुअली ये साइनैप्टिक गैप कहलाता है। साइनैप्स में तीन चीजें आती हैं, वो गैप जिसे साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, और जो एक एक्सॉन है, जो एक न्यूरॉन है, उसका एंड वाला सरफेस यानी टर्मिनल बटन वाला सरफेस, जो ये सूजा सा फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है, और दूसरे एक्सॉन का भी वही सरफेस। तो ये तीनों चीज मिलके साइनैप्स फॉर्म करती हैं। अब ये साइनैप्स का निर्माण होते कैसे है, ये कैसे फॉर्म होते हैं? साइनैप्स कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में हमें इससे कम जानकारी है कि एक्सॉन्स बढ़ते कैसे हैं। अभी तक हमने इतनी सारी चीजें देखी कि कोई न्यूरॉन बढ़ता कैसे और कैसे अपनी निश्चित जगह पे पहुंचता है, क्योंकि वो आसान था, वो सिर्फ एक सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। पर जब साइनैप्स बनाना हो तो दो सेल लगते हैं कम से कम, और इसलिए वो दोनों साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं आपस में, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। पर ये पता है कि कुछ केमिकल सिग्नल्स हैं जिसके चलते इनकी लोकेशन तय होती है कि साइनैप्स कैसे फॉर्म होगा। साइनैप्टोजेनेसिस यानी नए साइनैप्स बनने की प्रक्रिया, इसके बारे में अभी सबसे लेटेस्ट चीजें जो पता चली हैं, जो बहुत ही एक्साइटिंग है, वो ये है कि साइनैप्स बनने की प्रक्रिया ग्लायल सेल्स की मौजूदगी से प्रभावित होती है। और ग्लायल सेल्स भी कई प्रकार के होते हैं, और इन ग्लायल सेल्स में खासकर एस्ट्रोसाइट टाइप का जो ग्लायल सेल होता है उसकी मौजूदगी से प्रभावित होती है। जैसे रेटिना जो होता है इंसान की आंखों का, उसके गैंग्लियन सेल्स को अगर लेबोरेटरी में कल्चर में मेंटेन किया जा रहा है तो वो 7 गुना तेजी से बढ़ते हैं उसके साइनैप्सेस, अगर एस्ट्रोसाइट वहां मौजूद हैं तो। और इतना ही नहीं, देखा गया है कि अगर एस्ट्रोसाइट्स को हटा लिया जाए तो ये सब जो साइनैप्सेस बने थे वो तुरंत खत्म भी हो जाते हैं। शुरुआत में कई सारे ऐसे सिद्धांत आए कि एस्ट्रोसाइट्स का काम साइनैप्टोजेनेसिस में एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है, एक न्यूट्रिशन देने का या पोषण देने का काम करता है। यानी जो नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं उन्हें काफी पोषण चाहिए, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, उन्हें पोषण चाहिए होता है, उन्हें काफी सारा कोलेस्ट्रॉल चाहिए साइनैप्स बनाने के समय, और ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल उन्हें एस्ट्रोसाइट सप्लाई करते हैं। ऐसा शुरुआती थ्योरीज का मानना था। लेकिन अब जो नए लेटेस्ट सबूत हमें मिले हैं उससे पता चलता है कि एस्ट्रोसाइट का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, बल्कि इससे काफी बड़ा काम होता है उनका साइनैप्टोजेनेसिस में, यानी साइनैप्स बनने की प्रक्रिया में। वो कई तरह की प्रोसेसिंग करते हैं, चीजों का ट्रांसफर करते हैं, और
न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसको स्टोर करके रखते भी हैं। लेकिन साइनेप्टोजेनेसिस के बारे में हालिया जो शोध चल रहे हैं वो खासकर फोकस कर रहे हैं केमिकल्स पर। वो फोकस कर रहे हैं उन केमिकल्स की पहचान करने पर जो कि ये दो सेल्स जो आपस में साइनैप्स बनाते हैं वो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, जिसके चलते साइनैप्स का निर्माण होता है। हालांकि ब्रेन सही से काम कर पाए इसके लिए सही प्रकार के साइनैप्स बनने जरूरी हैं। एक खास तरह का सेल ही दूसरे सेल से कनेक्ट होना चाहिए साइनैप्स के माध्यम से। पर यह भी देखा गया है कि किसी भी प्रकार का सेल किसी भी अन्य प्रकार के सेल से साइनैप्स बना सकता है। एक मसल का सेल एक न्यूरॉन्स के सेल से या ब्लड सेल से भी साइनैप्स बना सकता है। लेकिन इस तरह के साइनैप्स जो किसी कार्य के नहीं है, क्योंकि एक सेल दूसरे प्रकार का है और दूसरा दूसरे प्रकार का है, ये बन तो सकते हैं लेकिन बनने के बाद जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई फंक्शन नहीं होता है। अब न्यूरो डेवलपमेंट की फाइनल फेज की बात करते हैं जो है न्यूरॉन डेथ एंड साइनैप्स रीअरेंजमेंट। पहले बात करेंगे न्यूरॉन डेथ की। न्यूरॉन्स की डेथ होती है, न्यूरॉन्स भी मरते हैं, जैसे कोई भी जिंदा चीज कोई भी जीवित चीज एक निश्चित समय के बाद खत्म होती है, न्यूरॉन्स भी मरते हैं। न्यूरो डेवलपमेंट जब हो रहा है यानी जब तंत्रिका तंत्र का विकास हो रहा है उस समय काफी संख्या में न्यूरॉन्स बनते हैं। जितने की आवश्यकता होती है उससे 1.5 गुना ज्यादा यानी 50% एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स बनते हैं। और ये न्यूरॉन्स इसलिए एक्स्ट्रा बनते हैं क्योंकि कुछ न्यूरॉन्स बनने की प्रक्रिया में समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब न्यूरॉन्स की जो डेथ हो रही है, पहले माना जाता था कि ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। न्यूरॉन्स बस इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही पोषण नहीं मिलता। तो कुछ न्यूरॉन्स जिन्हें सही पोषण नहीं मिला वो मर जाएंगे। पर अब हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि सारी प्रक्रिया ऐसी होती है, सारी प्रक्रिया निष्क्रिय होती है। सेल्स के मरने की प्रक्रिया सक्रिय भी हो सकती है। सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही सेल्स को मारने में, खत्म करने में मदद करता है, या यूं कहें तो सेल्स एक तरह से खुद सुसाइड कर लेते हैं। अब इन दो प्रक्रियाओं के दो नाम रखे गए हैं। जो निष्क्रिय प्रक्रिया है सेल्स की मृत्यु की उसे कहते हैं नेक्रोसिस, और जो सक्रिय प्रक्रिया है उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। इन दोनों प्रक्रियाओं में एपोप्टोसिस यानी जो सक्रिय प्रक्रिया है सेल के मरने की, ये ज्यादा सुरक्षित प्रक्रिया है। क्योंकि नेक्रोसिस में क्या होता है, जैसा आप बीच वाले वीडियो में देख पा रहे हैं, नेक्रोसिस की प्रक्रिया दिखाई गई है कि यहां जब सेल्स को मरना होता है तो सेल्स बस फट जाते हैं और उनके अंदर की जो भी संरचनाएं हैं या जो भी लिक्विड पार्ट है, जो मटेरियल है, वो बस फैल जाता है अगल बगल, और वो आसपास की बाकी सेल्स को प्रभावित कर सकता है, जिससे आसपास की सेल्स में सूजन आ सकती है। इसके उलट जो एपोप्टोटिक सेल डेथ है यानी एपोप्टोसिस मेथड से जो सक्रिय मेथड है सेल्स के मरने का, उसमें क्या होता है कि सेल्स के अंदर जो जीन्स होते हैं वो सेल्स के अंदर पहले एक प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसके चलते सेल के अंदर का जो भी मटेरियल है वो सारा छोटे छोटे मेम्ब्रेन्स या थैलियों में बांध दिया जाता है। जैसे जब आप अपने घर की गंदगी की सफाई करते हैं और छोटे छोटे पॉलिथीन्स में कई सारी चीजें बांध कर रख देते हैं, उस तरह से। और उसके बाद सेल फट जाता है, जैसा कि आप लास्ट वाली वीडियो में देख रहे हैं जिसमें एपोप्टोसिस की प्रक्रिया दिखाई गई है। और जब सेल फट जाता है तो ये छोटी छोटी झिल्लियों में बंधा हुआ कंटेंट जो है सेल के अंदर का, ये बाहर फैल जाता है। पर क्योंकि ये डायरेक्टली टच में नहीं आता है किसी दूसरे सेल के, क्योंकि ये पैकेट्स में बंधा हुआ है, इसलिए ये सूजन नहीं क्रिएट करता है दूसरे सेल्स में। और इसकी एक और खासियत है कि इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो इस तरह का उसमें मटेरियल या मॉलिक्यूल्स होता है जो कि माइक्रोग्लायल सेल्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इन सेल्स का काम होता है बॉडी में, न्यूरॉन्स में, सेल्स में साफ सफाई करना, गंदगी को हटाना। तो ये माइक्रोग्लाया जो सेल्स होते हैं ये इन सब गंदगियों को, जो फालतू मटेरियल अब बच गया है क्योंकि सेल समाप्त हो गया है, इनको वो सब खत्म कर देते हैं, और इसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन नहीं आती है बॉडी में। तो एपोप्टोसिस की मदद से जो एक्सेस मटेरियल है किसी न्यूरॉन्स का, जब न्यूरॉन समाप्त होता है, मरता है, तो वो साफ तरीके से बिल्कुल एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ठीक तरह से हटा दिया जाता है। लेकिन एपोप्टोसिस का भी अपना एक कमी है, एक उसका डिमेरिट है, उसका भी एक सैड पार्ट है, एक खराब हिस्सा है,
और वो ये कि एपोप्टोसिस सेल्स के अंदर जो जीन्स होते हैं उनके प्रोग्राम के तहत होता है। तो अगर किसी तरह वो प्रोग्रामिंग जीन्स जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि पहले पैकेजिंग हो जाए सब चीजों की, उसके बाद सेल्स फटे, फिर जो सब माइक्रोग्लाया है वो आकर इन सब चीजों को, गंदगियों को दूर कर दे, मान लीजिए प्रोसेस कहीं गड़बड़ हो गया या किसी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, तो इसका परिणाम हो सकता है कैंसर। कैंसर में आप देखते हैं कि खराब तरह की सेल्स जिन्हें मर जाना चाहिए था वो मरती नहीं है बल्कि और ज्यादा बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उनको खत्म करने के लिए जो सेल का अपना तरीका था सुसाइड कर लेने का, खराब सेल है काम की नहीं है तो सुसाइड कर लो, खुद ही खत्म कर दो खुद को। लेकिन ये एपोप्टोसिस की प्रक्रिया से होता है जो जीन्स के प्रोग्राम से चलती है। अगर ये प्रोग्राम किसी तरह से ब्लॉक हो जाता है किसी वजह से, किसी भी गड़बड़ी की वजह से, तो कैंसर हो सकता है। और अगर ये प्रोग्राम एक्टिवेट हुआ, सक्रिय हुआ, पर सही तरह से अगर नहीं हुआ, प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुआ, तो उसका नतीजा हो सकता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। जैसे आप जानते हैं पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, हंटिंगटन्स, इस तरह की डिजीजेस हो सकती हैं जो अपने ही इम्यून सिस्टम को, अपने ही बॉडी के न्यूरॉन्स को क्षति पहुंचाती है, न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पहलू है। वरना एपोप्टोसिस ज्यादा बेहतर प्रक्रिया है नेक्रोसिस से, ज्यादा क्लीन है, ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्रक्रिया है, और ये एक्टिव प्रक्रिया होती है सेल के डेथ की, जबकि नेक्रोसिस एक पैसिव प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। अब एक सवाल उठता है कि ये एपोप्टोसिस की प्रक्रिया में जो जेनेटिक प्रोग्राम एक्टिवेट होता है ये कैसे होता है, किस तरह ये एक्टिवेट होता है किसी डेवलपिंग न्यूरॉन में, जो न्यूरॉन्स बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनमें कैसे ये एक्टिवेट होता है। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला, कुछ न्यूरॉन्स तो इसलिए बनते ही हैं कि उनका कुछ एक निश्चित कार्य है, जब वो कार्य पूरा हो जाएगा तो वो सारे के सारे न्यूरॉन्स अपने आप मर जाएंगे। तो इसमें कोई उनको बाहरी एक उद्दीपक या कोई सिग्नल नहीं चाहिए मरने के लिए, वो ऑटोमेटिकली जिस काम के लिए बने उतना काम किया, जब काम पूरा हो गया तो अपने आप वो मर जाते हैं। और दूसरा कि जो डेवलपिंग न्यूरॉन्स हैं वो इसलिए भी मर सकते हैं कभी कभी, क्योंकि जिस दूसरे सेल के पास वो पहुंचे, यहाँ जहां पे उन्हें साइनैप्स बनाना रहता है, वो दूसरा सेल, जिसे पोस्ट साइनेप्टिक सेल भी कहते हैं, उसने इस पहले सेल को जिंदा रखने के लिए जिस तरह के केमिकल्स चाहिए वो सही मात्रा में नहीं दिए। अब इस तरह के कई सारे केमिकल्स की पहचान की गई है और इन केमिकल्स को न्यूरोट्रोफिन्स कहा जाता है। पहले प्रकार का न्यूरोट्रोपिन जिसकी पहचान की गई थी, जिसकी खोज की गई थी, उसे नाम दिया गया है नर्व ग्रोथ फैक्टर या NGF। ये न्यूरोट्रोफिन्स जो होते हैं ये न्यूरॉन्स को जिंदा रखने में, उनके पोषण में, और एक्सॉन्स जो बढ़ते हैं उनको सही दिशा देने में, और सिनैप्स के फॉर्मेशन में यानी साइनेप्टोजेनेसिस में मदद करते हैं। तो अभी तक हमने जो बात की वो थी न्यूरॉन के डेथ की। अब न्यूरॉन्स एक बार मर जाते हैं तो साइनैप्स रीअरेंजमेंट होता है, जो साइनैप्स बना है वो फिर से खुद को अरेंज करता है, खुद को चेंज करता है। जैसे यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुछ न्यूरॉन्स ऊपर दिखाए गए हैं, कुछ नीचे दिखाए गए हैं। ऊपर का न्यूरॉन दूसरे नीचे वाले न्यूरॉन पे साइनैप्स बना रहा है, यानी उसका एक्सॉन जो है वो आके इसके सेल बॉडी से कहीं कनेक्ट हो रहा है। पर अगर कोई ऊपर वाला एक्सॉन मर जाए तो वो जहां कनेक्ट होता था नीचे वाले एक्सॉन से, वो जगह खाली नहीं रहती, बल्कि अगल बगल के एक्सॉन्स अपनी एक्सॉन की शाखा बढ़ाकर उस एक्सॉन तक पहुंच जाते हैं। साइनैप्स रीअरेंजमेंट में यही चीज होती है। अगर कोई सेल मर गया तो वो जिस सेल से कनेक्टेड था या जिससे साइनैप्स बनाया हुआ था वो जगह खाली नहीं रहती, जो बचे हुए न्यूरॉन्स हैं उसी प्रकार के वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्या हो सकता है, जैसा हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, कि हर सेल किसी भी दूसरे सेल से साइनैप्स बना सकता है। एक मसल सेल एक ब्लड सेल से साइनैप्स बना सकता है, पर ये रिलेशन, ये सिनैप्स जो बना ये टिकेगा नहीं, क्योंकि इनका कोई फंक्शन नहीं है। मसल सेल को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, वो ब्लड सेल को इन्फॉर्मेशन कैसे भेजेगा। तो ये सेल मर जाएगा, दोनों सेल्स मर सकते हैं या कोई एक सेल मर जाएगा। अगर मान लीजिए ये मसल सेल था, ये मर गया क्योंकि ये गलत तरह के सेल से कनेक्ट हुआ था, तो आसपास के दूसरे मसल सेल्स जो होंगे या दूसरे ब्लड सेल्स जो होंगे वो उस ब्लड सेल से आके उस जगह पे अटैच हो जाएंगे या सिनैप्स बना लेंगे जहां पर वो मसल सेल खाली हुई है। तो यही होता है साइनैप्स रीअरेंजमेंट का प्रोसेस। लेकिन
इसके भी कई टाइप्स होते हैं कि किस किस तरह से साइनैप्स बनते हैं। बच्चे के पैदा हो जाने के बाद, ह्यूमन बच्चे के पैदा हो जाने के बाद भी, बर्थ के बाद भी उसका ब्रेन ग्रो करता रहता है और तेजी से ग्रो करता है। खासकर पहले 2 वर्षों में ब्रेन का साइज लगभग 4 गुना हो जाता है उस समय से जब वो पैदा हुआ था, उससे लेकर लगभग 2 साल का जब होता है उसके बीच। तो ब्रेन का आकार बढ़ता है और ये चीजें पैदाइश के बाद ही होती हैं, क्योंकि अगर पहले पेट में हो गई होती तो बच्चा पैदा नहीं हो पाता, सर का साइज इतना बड़ा हो जाता कि वो निकल नहीं पाता बॉडी से बाहर। इसलिए ये डेवलपमेंट्स बाद में होते हैं। अब 2 साल तक ब्रेन का ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका साइज बढ़ रहा है, ये साइज बढ़ने का कारण ये नहीं है कि उसमें नए न्यूरॉन्स जुड़ रहे हैं। न्यूरॉन्स जो बनने थे वो पहले ही बन गए, जब बच्चा पेट में था उसका नर्वस सिस्टम बन रहा था, तभी सारे न्यूरॉन्स बन गए। अब दूसरी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे साइनेप्टोजेनेसिस यानी नए साइनेप्सिस का बनना, माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन्स, न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला हिस्सा होता है उस पे माइलिन शीथ चढ़ती है जिससे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक तेजी से इंफॉर्मेशन ले जा सके। और न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला हिस्सा होता है, ये डेंड्राइट्स बढ़ते हैं यानी इनकी कई सारी शाखाएं निकलना शुरू होती हैं। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ब्रेन में, खासकर साइनेप्टोजेनेसिस जो बढ़ता है, ये बच्चे के पैदा होते ही तुरंत तेजी से ब्रेन में बढ़ने लगता है, लेकिन ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग गति से होता है। आपने पहले की वीडियोस में समझा है कि ब्रेन का जो बाहरी हिस्सा है, जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, उसे हम 4 लोब्स में बांट सकते हैं: फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। इसमें आप जानते हैं कि आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो कि ऑक्सीपिटल लोब में स्थित है, और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो आपके टेम्पोरल लोब में स्थित है, इन हिस्सों में बहुत तेज गति से साइनेप्टोजेनेसिस होता है। पैदा होने के चौथे महीने से शुरू होता है और इसमें सबसे ज्यादा सिनेप्सिस का घनत्व बढ़ जाता है, 150 गुना बढ़ जाता है, जैसा कि वयस्कों के दिमाग में पाया जाता है। वो बस 3-4 महीने में ही उतना बढ़ जाता है, चौथे महीने में शुरू होता है और 7वें-8वें महीने तक बहुत ज्यादा घनत्व इसमें आ जाता है, मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है साइनेप्सिस की। जबकि ब्रेन के दूसरे हिस्सों में साइनेप्टोजेनेसिस धीमी गति से होता है, मंद गति से होता है और लंबे समय तक चलता है, 2 साल तक चलता रहता है, जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के हिस्से में जो हमारे फ्रंटल लोब में स्थित है। दूसरी प्रक्रिया जो हमने देखी कि एक्सॉन्स का माइलिनेशन भी होना शुरू होता है इस समय। ये माइलिनेशन जो होता है एक्सॉन्स का, यानी एक्सॉन्स पर एक माइलिन शीथ, एक परत चढ़ती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये एक्सॉन्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जाएगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, उसकी स्पीड को कई गुना बढ़ाने में, लगभग 100 गुना बढ़ाने में मदद करता है। और ये देखा गया है कि माइलिनेशन जो होता है ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर होता है। जैसे पैदा होने के तुरंत बाद जो सेंसरी एरियाज हैं, वैसे एरियाज जो हमारी दृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, हम क्या चीजें देख रहे हैं या क्या सुन रहे हैं, जो भी संवेदनाएं हम महसूस करते हैं, उनसे संबंधित कार्य करने वाले जो भी न्यूरॉन्स हैं, उनमें माइलिनेशन सबसे तेजी से होने लगता है पैदाइश के बाद। क्योंकि बच्चा पैदा होते ही ये सारी चीजें तो समझने ही लगता है, उसे सारी संवेदनाएं होने लगती हैं, वो देखना शुरू कर देता है, सुनने लगता है चीजों को, कई और चीजें प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे तेजी से इंफॉर्मेशन जाए, इसके लिए न्यूरॉन्स का माइलिनेटेड होना जरूरी है। इसके ठीक बाद फिर जो मोटर एरियाज है या बॉडी की गतिविधि से संबंधित जो एरियाज है, वहां माइलिनेशन होने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, थोड़ा चलना फिरना, उठना बैठना शुरू करने लगता है, तब अब बॉडी पार्ट्स का भी मूवमेंट ज्यादा हो रहा है और इनसे संबंधित प्रोसेसिंग जो ब्रेन में होनी है और तेजी से होनी है, इसके लिए इन चीजों को कंट्रोल करने वाले, मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें माइलिनेशन बढ़ जाता है। और वयस्क होने की उम्र तक से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाले एरिया में जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें माइलिनेशन होता है। क्योंकि आप जानते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया है, ये सोचने, समझने, तर्क शक्ति, फैसला लेने, इन सब चीजों में काम आता है, यानी दिमागी विकास का एरिया। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और वयस्क होते जाता है, बालिग होता है, उसका दिमाग वैसे वैसे बढ़ते जाता है, उसकी तर्क क्षमता, फैसले लेने की क्षमता, सोचना विचारना, ये सब की क्षमता बढ़ती है। तो इस समय यहाँ के न्यूरॉन्स तेजी से काम करें, ये जरूरी है
और इसलिए वयस्क होने के समय तक ये सारे न्यूरॉन्स में माइलिनेशन होता है। इसके साथ साथ जो हमने डेंड्राइट्स देखे कि डेंड्राइट्स जो होते हैं उनमें भी कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, कई शाखाएं निकलती हैं और अलग अलग जगह कनेक्ट होती हैं, कनेक्शंस बनाती हैं। डेंड्राइट्स और वैसे भी डेंड्राइट्स जो मैच्योर हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी हैं, उनके भी शेप में समय समय पर चेंज होता रहता है और इतनी तेजी से कि कुछ सेकेंड्स के अंदर चेंज हो सकता है। ये निर्भर करता है कि उनका यूज क्या आना है या क्या चीजें हम सीख रहे हैं, हमारा अनुभव क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती हैं। पर जो बच्चे के पैदा होने के बाद ये सब विकास का क्रम है उसके ब्रेन का, ये सिर्फ एक दिशा में नहीं होता रहता। सिर्फ विकास ही विकास हो ऐसा नहीं होता है, उसमें पतन भी होता है, डिक्लाइन भी होता है, कुछ सेल्स मरती भी हैं। जैसे सिनेप्टोजेनेसिस हो जाने के बाद, ढेर सारा सिनेप्स और ग्रे मैटर बन जाने के बाद फिर कुछ चीजें खत्म भी होती हैं, नष्ट भी होती हैं, समाप्त भी होती हैं। जैसे कॉर्टिकल थिनिंग होना शुरू हो जाती है। कॉर्टेक्स जो हमारा होता है, जो बाहरी सतह है हमारे ब्रेन की, उसकी मोटाई कम भी होने लगती है। पहले सबसे सेंसरी एरियाज जो है, जैसे वहां पे सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू हुआ था, संवेदनाओं को प्रोसेस करने वाले जो न्यूरॉन्स थे, पहले उनमें पतन होना शुरू होता है। फिर बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले जो मोटर एरियाज हैं, उनमें कुछ कमियां आनी शुरू होती हैं, वहां के सेल्स थोड़ा मरने शुरू होते हैं। और फिर हायर एरियाज में जो बाकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे कॉग्निटिव एरियाज की चीजें, तो इसमें पतन भी होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है कि बस डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ही होते जा रहा है। अब एक बार याद कीजिए कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने जो जीनी का केस देखा था, उस बच्ची की शुरुआती लाइफ में 20 महीने के बाद से ही उसने काफी प्रॉब्लम्स झेली थी, काफी खराब तरह का माहौल उसे बढ़ने के लिए मिला था। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट काफी स्लो गति से होता है, काफी धीरे धीरे होता है, इसलिए काफी संभावना यहाँ बन जाती है कि क्या एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं बच्चे को, क्या अनुभव उसे मिल रहा है जीवन में, खासकर शुरुआती 2 साल में जब दिमाग तेजी से विकसित होता है, उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे की ग्रोथ पर। और एक्सपीरियंस का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, परमिसिव एक्सपीरियंसेस या इंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंसेस। परमिसिव एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जहां पे पहले से ब्रेन में, जीन्स में कोई क्षमता है, कोई कैपेसिटी है और वो अपने को प्रदर्शित करती है या मेंटेन होती है। जैसे बच्चे में क्षमता होती है कि चीजों को देखना, छूना, पहचानना, और अगर उसे वैसा माहौल दिया जाए कि उसे कई सारे खिलौने दिए जा रहे हैं, रंग बिरंगी चीजें दी जा रही हैं, तो उसके दिमाग में, उसके जीन्स में पहले से वो कैपेसिटी है कि वो चीजों को पहचाने, अलग अलग शेप और आकार को जाने, रंगों को जाने। और आपने अगर उसको वैसा माहौल दिया तो उसकी वो टैलेंट, वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी जो है, वो क्षमता जो है, वो प्रदर्शित होगी, वो दिखाई देगी। ये क्षमता ऑलरेडी है ब्रेन में, पर वो प्रदर्शित होने के लिए उसे सही माहौल चाहिए। और दूसरा होता है इंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंसेस। ये एक्सपीरियंसेस वो होते हैं, कुछ नए तरह के एक्सपीरियंसेस, जो कि हमारे ब्रेन में फिर ऐड होते हैं, हमारे जीन्स में ऐड होते हैं, किसी नए तरह का अनुभव। अब ये एक्सपीरियंसेस कब होने चाहिए लाइफ में कि हमारे ब्रेन के विकास को वो प्रभावित करेगा, इसका भी एक निश्चित समय होता है। कुछ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, कुछ अनुभव होते हैं, वो एक निश्चित समय में मिले तो ही वो कारगर होंगे, अगर उस समय से पहले या बाद मिले तो काम नहीं करेंगे। ऐसे समय को कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। जैसे किसी खास चीज की अगर हम बात कर रहे हैं कि इस चीज का एक्सपीरियंस बच्चे को होना है, सीखना है, तो उसको एक निश्चित समय में कराया जाएगा तो ही वो सीख पाएगा, वरना नहीं सीख पाएगा। अगर ऐसी बात करें तो हम कहेंगे क्रिटिकल पीरियड की बात हो रही है, कि क्रिटिकल पीरियड में चीजें करवानी पड़ेंगी। पर इंसानों में हम देखते हैं कि क्रिटिकल पीरियड उतना कारगर शब्द नहीं है। हमारे में सेंसिटिव पीरियड, संवेदनशील समय, ज्यादा सही टर्म है। तो हमारे जीवन में, हमारे डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट के टाइम एक खास पीरियड रहता है, खास समय रहता है, उसमें कोई चीज कराई जाए तो बच्चा बेहतर सीखेगा, बजाय कि वो समय बीतने के बाद कराई जाए। वो समय बीतने के बाद अगर कराया जाएगा तो सीखेगा, पर कठिनाई से सीखेगा और कम सीखेगा। उदाहरण के लिए, बच्चा बोलना सीखे या चलना सीखे, इसका एक निश्चित समय होता है कि बच्चा करीब 8 से 12 महीने के बीच हुआ तो अब उसको चलने का समय हो गया, अब उसे चलने का प्रयास करवाना चाहिए। अगर उसको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि अब जिंदगी में वो चल ही नहीं पाएगा।
अगर बाद में आप चलाइए, थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा तब चलाने की कोशिश करिए, अभी तक वो नहीं चलना जा रहा है, लोगों से लेट, बाकी बच्चों से लेट वो चलना सीख रहा है, तो सीखेगा तो, पर शायद उतनी बेहतर ढंग से नहीं सीख पाए जैसा कि उस समय सीखा होता। जैसे जीनी के केस में हमने देखा, जब वो छोटी थी, 20 महीने की थी, जब उसे चलने फिरने का मौका देना चाहिए था तो उसे बांध कर रखा जाता था। बस एक जगह पड़े पड़े वो हाथ पैर हिला सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए बाद में भी हमने देखा कि किसी तरह मुश्किल से खड़ी हो पाती थी, मुश्किल से चल पाती थी। इसी तरह हमने देखा कि अगर वो थोड़ा शोर भी मचाती तो उसे डांट और मार पड़ती थी, और माँ को भी उसके साथ न बातचीत करने दिया जाता, न भी भाई या उसके पिता ही उससे बात करते थे। तो एक समय होता है बच्चे के डेवलपमेंट में जब वो बोलने के लिए आवाजें निकालता है अलग अलग तरह की, और अगर उसको वैसा माहौल मिले, माँ बाप उसके साथ बात करने की कोशिश करें, तो बच्चा भाषा जल्दी सीखता है। अब जीनी के लाइफ में वो पीरियड नहीं आया, वो सेंसिटिव पीरियड जब आया तो उसको उस तरह का प्रोत्साहन, उस तरह का माहौल नहीं दिया गया, तो वो बाद में थोड़ा बहुत बोल पाती थी, बहुत प्रशिक्षण देने के बाद, लेकिन टूटे फूटे शब्द बोल पाती थी, वो प्रॉपर बच्चे की तरह नहीं बोल पाती थी। तो इस तरह का सेंसिटिव पीरियड या एक संवेदनशील समय होता है जिसमें अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ब्रेन उस हिसाब से प्रॉपर डेवलप कर पाता है। अब बात करते हैं कि क्या वयस्कों में न्यूरोजेनेसिस होता है, क्या उनमें नए सेल्स, नए न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट ब्रेन में होता है। तो 1980 के दशक के पहले ये माना जाता था कि एक बार ब्रेन का विकास पूरी तरह से हो गया तो उसके बाद अब वयस्कों में ब्रेन में विकास नहीं होता है, अब उसमें बस पतन ही होगा, समय के साथ सेल्स या न्यूरॉन्स मरते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ये जो माना जाता था कि सेल्स मरते जाएंगे और नए सेल्स उनकी जगह नहीं लेंगे, नए सेल्स नहीं बनेंगे, ये भ्रांति अब टूट गई है। और सबसे पहला इसका सबूत ऐसे मिला कि कुछ इस तरह की चिड़िया होती हैं जो किसी खास सीजन में प्रजनन करती हैं, किसी खास मौसम में प्रजनन करती हैं। जब उनके ब्रेन्स में अध्ययन किया गया, उनके मस्तिष्क में अध्ययन किया गया, तो ये मिला कि उनकी मस्तिष्क में कुछ संरचनाएं होती हैं जो कि वो सीजन आता है जब तभी वहां के न्यूरॉन्स बनते हैं, जिस समय वो चिड़िया गाना शुरू करती हैं, और वो न्यूरॉन्स ऐसे ही होते हैं जो उसको गाने में मदद करते हैं जिससे वो अपने मादा को रिझा सके प्रजनन के लिए। और जैसे ही वो सीजन खत्म हो जाता है प्रजनन का, वो सेल्स फिर से मर जाती हैं, अगले सीजन में वो न्यूरॉन्स फिर से जन्म लेते हैं। तो इससे हमें एक हिंट मिला कि हो सकता है कि एक परिपक्व दिमाग में, एक वयस्क दिमाग में भी सेल्स नई बनती रहती हो, लाइफ में नए न्यूरॉन्स बनते रहते हो। चिड़ियों में इस खोज के बाद फिर चूहों पर अध्ययन किया गया, और 1990 के दशक में कुछ एडवांस टेक्निक्स यूज करते हुए ये देखा गया कि नए न्यूरॉन्स ब्रेन में डेवलप होते हैं चूहे के, और चूहे के ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस नामक एरिया है, वो एरिया जहां स्मृतियां बनती हैं, इंसानों में भी ये एरिया होता है हिप्पोकैम्पस, जो स्मृतियां बनाने के लिए, खासकर दीर्घकालिक स्मृतियां बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। वहां पर देखा गया कि नए सेल्स बन रहे हैं, नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं। यहाँ पर आप उसी रैट के ब्रेन का देख पाएंगे जो यहाँ पिक्चर दिखाया जा रहा है। इसमें जो ग्रीन डॉट्स दिखाए जा रहे हैं ये पहले से बने हुए मैच्योर न्यूरॉन्स हैं, और जो रेड रेड कलर के या पिंक कलर के जो चीजें दिख रही हैं वो नए बने हुए न्यूरॉन्स हैं। इसको टेस्ट करने के लिए कुछ खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया जो सिर्फ उन्हीं न्यूरॉन्स से आकर्षित होता है जो नए बने हैं। उसकी वजह से ये आपको कलर में डिफरेंस देख के पता चल पाएगा कि ग्रीन न्यूरॉन्स जो वो पहले के हैं और रेड वाले जो हैं वो नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं। तो इससे पता चला कि एक परिपक्व चूहे में भी उसके हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। और न सिर्फ वहां, बल्कि देखा गया कि रैट के ऑल्फैक्टरी बल्ब में, ये वो हिस्सा है जो कि आप कुछ भी गंध लेते हैं, कुछ सूंघते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग ब्रेन में ऑल्फैक्टरी बल्ब में होती है पहले। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब के हिस्से में भी देखा गया कि नए नए न्यूरॉन्स समय के साथ बन रहे हैं। और फिर जब आगे अध्ययन किया गया तो बंदरों में और इंसानों में भी ये चीजें पाई गई कि नए न्यूरॉन्स बनते हैं हमारे हिप्पोकैम्पस में भी और ऑल्फैक्टरी बल्ब में भी। और न सिर्फ बनते हैं बल्कि काफी तेज गति से बनते हैं। जैसे इंसानों के हिप्पोकैम्पस में देखा गया कि करीब 2000 नए न्यूरॉन प्रति घंटे की दर से बन सकते हैं। हालांकि ये चीज जरूर पाई गई है कि हमारे ब्रेन में जो नए न्यूरॉन्स बनते हैं वो ज्यादातर हिप्पोकैम्पस और ऑल्फैक्टरी बल्ब के एरिया तक ही सीमित हैं।
कुछ खास परिस्थितियों में देखा गया है कि कॉर्टेक्स के अन्य हिस्सों में बनते हैं नए न्यूरॉन्स, पर उनकी गति काफी कम है और कुछ खास परिस्थितियों में ही ऐसा होता है। अब सवाल उठता है कि जो एडल्ट्स में न्यूरोजेनेसिस होती है, यानी वयस्कों में जो नए न्यूरॉन्स का निर्माण हो रहा है, ये न्यूरॉन्स आते कहां से हैं? तो ऑल्फैक्टरी बल्ब में जो नए न्यूरॉन्स बनते हैं और हिप्पोकैम्पस में जो नए न्यूरॉन्स बनते हैं, ये दोनों अलग अलग जगहों से आते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब के न्यूरॉन्स एडल्ट न्यूरल स्टेम सेल्स में बनते हैं, जो कि सब वेंट्रिकुलर जोन में पाए जाते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स के। वहां पर ये बनते हैं और फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं या वहां पहुंच जाते हैं। जबकि हिप्पोकैम्पस के जो नए सेल्स होते हैं, नए न्यूरॉन्स होते हैं, वो हिप्पोकैम्पस के ही पास स्थित एक एरिया है, डेंटेट गायरस, वहां बनते हैं और फिर हिप्पोकैम्पस के पास चले जाते हैं या हिप्पोकैम्पस वाले एरिया में चले जाते हैं। कई सारी रिसर्चेस इस पे हुई हैं और ये देखा गया है कि एडल्ट न्यूरोजेनेसिस यानी वयस्कों में जो नए न्यूरॉन्स बनते हैं, इनको कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे। और ये देखा गया है कि अगर अच्छा माहौल, अच्छा पर्यावरण मिले, अच्छा कंडीशंस मिले अगर, तो व्यक्ति ज्यादा उसकी ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस होगा। जैसे चूहों पर अध्ययन किया गया और उनको अगर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया, जैसे लैब में जो चूहे होते हैं उन्हें आसपास कई सारे खिलौने रख दिए गए, कुछ और दूसरे चूहे भी वहां उनके साथ डाल दिए गए और भी कई चीजें की गई, तो जब ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कई सारी चीजें हैं करने को, तो उनके ब्रेन में बहुत तेजी से विकास हुआ, 60% ज्यादा गति से उनके हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स बने। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, अगर माहौल अच्छा मिल रहा है तो वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन उस माहौल को एक्सप्लोर करना और अनुभव प्राप्त करना, बार बार प्रयास करना, प्रैक्टिस करना, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बिना अगर अच्छा एनवायरनमेंट दिया भी जा रहा है और प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं, चीजें सीखने का अनुभव नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ नहीं होगा, नए न्यूरॉन्स ब्रेन में नहीं बनेंगे। अब इस खोज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख इससे हमें मिलती है कि अगर हमें नई चीजें सीखनी है, कुछ नया अनुभव हम करते रहेंगे, कई बार प्रयास करेंगे और हम चीजें सीखने की कोशिश करेंगे और हमें माहौल भी साथ में अच्छा मिल गया, तो हमारे ब्रेन का विकास लाइफ लॉन्ग होता है। नई चीजें हम सीखते रहते हैं, नई सेल्स बनती रहती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फाइंडिंग के, इस खोज के आगे बहुत दूरदर्शी परिणाम सामने आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बेसिक्स क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी के। न्यूरोप्लास्टिसिटी को और बेहतर समझ पाएंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन अभी हमने एक बेस फॉर्म कर लिया है, एक बेसिक्स समझ लिया है कि नर्वस सिस्टम हमारे में कैसे डेवलप होता है, कैसे फॉर्म होता है। और इस जानकारी के साथ अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में डैमेज हो जाए तो वो फंक्शन कैसे रिकवर कर पाता है। क्या कभी ऐसा होता है कि ब्रेन में कुछ डैमेज हो जाए, कोई फंक्शन बॉडी का बाधित हो जाए, पर समय के साथ वो फंक्शन लौट आए? ये कैसे होता है और इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या रोल है, ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।